इजराइल को एंटी शिप मिसाइल से अटैक का वीडियो जारी करना पड़ा। सीरिया के जंगी जहाज कैसे पोर्ट पर ही डुबो दिए गए, ये साबित करना पड़ा। इजराइल को F-15 फाइटर जेट से हमले के वीडियो भी दिखाने पड़े। 2 दिन में कैसे सीरिया की सेना को मिट्टी में मिला दिया, वो धमाके वायरल कर दिए गए। आखिर नेतन्याहू का इरादा क्या है? बशर अल असद को सत्ता से हटाने वाले मिशन के बाद भी इजराइल क्यों घबराया हुआ है? क्या सीरिया में ISIS की वापसी ने इजराइल को बहुत बुरा फंसा दिया है? तो उसका जवाब है ये वीडियो। सीरिया के लताकिया का ये वीडियो वायरल है। एक पिकअप ट्रक पर ISIS के आतंकी अपने झंडे के साथ भीड़ में परेड कर रहे हैं। मैसेज बहुत साफ है, सीरिया में फिर से ISIS का कब्जा हो चुका है। अबू बकर अल बगदादी के बाद अब अबू मोहम्मद अल जूलानी ने बगदादी पार्ट 2 वाला राज कायम कर लिया है। आप इसे ISIS 2.0 कह सकते हैं, जिन्हें विद्रोही और बागी बताकर तुर्की, अमेरिका और इजराइल ने मदद पहुंचाई। अब उसी जूलानी का आतंकी गुट हयात तहरीर अल शाम ने नए ब्रांड के साथ सीरिया में ISIS की हुकूमत तैयार कर दी है। सीरिया में 48 घंटों के अंदर 400 से ज्यादा हमले करने वाले नेतन्याहू सब कुछ जानते हैं, लेकिन उनका एक बयान आने के बाद दुनिया हैरान रह गई है। नेतन्याहू ने कहा है कि वो सीरिया में नई हुकूमत यानी ISIS 2.0 के साथ रिश्ते कायम करना चाहते हैं, लेकिन उनकी कुछ शर्तें हैं। אנחנו רוצים יחסים תקינים עם המשטר החדש בסוריה. אבל אם המשטר הזה יאפשר לאיראן לחזור להתבסס בסוריה, או יאפשר העברת נשק איראני או כל נשק אחר לחיזבאללה, או יתקוף אותנו, אנחנו נגיב בעוצמה. אנחנו נגבה ממנו מחיר כבד. מה שקרה למשטר הקודם יקרה גם למשטר הזה. क्या सीरिया में नई सत्ता को लेकर नेतन्याहू किसी गलतफहमी का शिकार हुए हैं? क्या सीरिया में हयात तहरीर अल शाम या कहें अल कायदा या फिर इसके असली नाम ISIS को लेकर नेतन्याहू को किसी ने गुमराह किया है? इन 2 तस्वीरों की तुलना इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है। एक तस्वीर में है जूलानी का साथी मोहम्मद अल बशीर, जो सीरिया का नया कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया है, और दूसरी तस्वीर ISIS के एक आतंकवादी की है, जो बगदादी के आतंक वाली मुहिम को चाकू की धार से आगे बढ़ा रहा है। दोनों तस्वीरों में क्या समानता है, इस पर बहुत सी बातें हो रही हैं। जूलानी का साथी मोहम्मद अल बशीर 3 महीने के लिए सीरिया का कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया है। सीरिया में सब उसका ISIS वाला इतिहास जानते हैं। अब ये सीरिया में नई सरकार बनाने का काम कर रहा है। بالإضافة إلى الحكومة السورية للنظام المخلوع، عنوان الجلسة هي عبارة عن نقل مؤسسات والملفات من حكومة النظام المخلوع إلى حكومة السورية المؤقتة من أجل استلام هذه الملفات وتسيير الأعمال. अब तस्वीर के बाद वीडियो देखकर तुलना कीजिए कि जूलानी का डिप्टी मोहम्मद अल बशीर और उसका ISIS वाला काला इतिहास सीरिया को किस दिशा में ले जाएगा, क्योंकि सीरिया ने पिछले 15 सालों में इतना खून देखा है कि मर चुके बगदादी और ISIS का खौफ अब फिर बढ़ने लगा है। इस वक्त सीरिया से बहुत से ऐसे वीडियो आ रहे हैं जिन पर ISIS की छाप है। बशर अल असद की सरकार में बगावत का विरोध करने वालों को बंधक बनाकर गोलियों से भूना जा रहा है। उनकी लाशें सड़कों पर घसीटी जा रही हैं, ये बताने के लिए कि अब सीरिया में बगदादी पार्ट 2 आ चुका है और असद के समर्थकों का सामना अब मौत से है। असद समर्थकों की तलाश में गलियों और मोहल्लों की तलाशी ली जा रही है। उनकी हत्या के वीडियो वायरल किए जा रहे हैं। बहुत साफ सी बात है कि जूलानी के खूनी दस्ते अब सीरिया में 2017 की हार का बदला ले रहे हैं। यही वजह है कि अबू बकर अल बगदादी के बाद अब अबू मोहम्मद अल जूलानी की जीत को बगदादी पार्ट 2 बताया जा रहा है, या कहें कि बगदादी 2.0 वर्जन सीरिया में तैयार हो चुका है। First, there are legitimate concerns about the risks of sectarian violence, extremist resurgence, and the governance vacuum, all of which must be averted.
We must avoid a repeat of the horrific scenarios of Iraq, Libya, and Afghanistan. Secondly, the rights of all Syrians, including those of many minority groups, must be protected. इस पिकअप ट्रक के आगे देखिए आईएसआईएस का झंडा लगा हुआ है। ये वीडियो पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन सीरिया में हुए तख्ता पलट के पीछे क्या वजह थी, कौन कौन सी ताकत थी, इस पर सब चुप्पी साधे हुए हैं। हालांकि सीरिया में गोलान की पहाड़ियों पर पहुंचे बेंयामिन नेतन्याहू ने बता दिया कि बशर अल असद की सरकार गिरने की क्या बड़ी वजह रही। This collapse is a direct result of our forceful action against Hezbollah in Iran, Assad's main supporters. It set off a chain reaction of all those who want to free themselves from this tyranny and its oppression. इजराइल पर बार बार ये इल्जाम लगा कि वो सीरिया को अस्थिर करने के लिए बशर अल असद के दुश्मनों को मजबूत कर रहा है, और ये बात इजराइल की मीडिया ने खुद छापी। टाइम्स ऑफ इजराइल में खबर 14 जनवरी 2019 को छपी थी कि इजरायली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ गादी आजनकोट ने सीरिया के विद्रोहियों को हथियार सप्लाई करने की बात मान ली है। इससे पहले 13 मार्च 2015 को इजराइल के अखबार यरूशलेम पोस्ट ने रिपोर्ट छापी थी कि इजराइल सीरिया में घायल अल-कायदा के आतंकियों का इलाज कर रहा है। अब जुलानी का मिशन सीरिया पूरा होने के बाद नेतन्याहू ने नई सरकार से दोस्ती करने की ख्वाहिश जाहिर की है। ये बात सुनकर नेतन्याहू के समर्थक भी हैरान हैं। लेकिन नेतन्याहू अब सीरिया में गोलान की पहाड़ियों पर पहुंचकर अपनी बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। टूटा और बिखरा हुआ सीरिया, जो इस वक्त आईएसआईएस के आतंकवाद की चपेट में है, नेतन्याहू की सेना उसके उस खास हिस्से पर काबिज हो गई है। नेतन्याहू का दावा है कि सीरिया में बशर अल असद की सरकार गिरने के साथ 50 साल पुराना युद्ध विराम का समझौता खत्म हो गया है। इस वजह से इजराइल ने सीरिया के इलाके में बफर जोन बनाने का फैसला किया। We gave the Israeli army the order to take over these positions to ensure that no hostile force embeds itself right next to the border of Israel. This is a temporary defensive position until a suitable arrangement is found. नेतन्याहू इस नए बफर जोन को सुरक्षा का स्थायी इंतजाम बता रहे हैं, लेकिन बड़ा सच यह है कि संयुक्त राष्ट्र ने इसे अवैध बताया है और कहा है कि नेतन्याहू 1974 के विस्थापन समझौते का उल्लंघन कर रहे हैं। इजराइल ने 1967 में दक्षिण पश्चिम सीरिया के गोलान के पहाड़ों पर कब्जा कर लिया था। अमेरिका को छोड़कर बाकी दुनिया और भारत भी इसे सीरिया की जमीन पर इजराइल का कब्जा मानता है। It is crucial to preserve the territorial integrity of Syria and to respect its independence, its sovereignty, as well as the state institutions. सीरिया ही नहीं, अब सीरिया के पड़ोसी देशों के लिए भी आने वाला वक्त खतरे से खाली नहीं। युद्ध कहां और कब शुरू होगा, यह अब अमेरिका और इजराइल से ज्यादा जुलानी तय करेगा। सीरिया में तो उसने बिना लड़े दमिश्क पर कब्जा कर लिया। सवाल है कि क्या अब उसका अगला टारगेट तेल अवीव होगा या फिर वो अब बाकी अरब मुल्कों पर नजर गड़ाएगा।